नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई कहानी में। हम दोनों पति पत्नी घर में अकेले रहते थे। मुझे अपनी पत्नी पर पक्का शक हो गया था कि मेरी पत्नी मेरी पीठ पीछे कुछ न कुछ गलत कर रही है, क्योंकि जब भी रात को मैं काम से घर वापस आता तो वो घबराई हुई होती और पूछने पर कुछ नहीं बताती। फिर एक दिन मैंने एक तरकीब सोची। मैंने उसे मायके भेज दिया और घर में हर जगह गुप्त कैमरे लगवा दिए। अगले दिन जब मैंने रिकॉर्डिंग देखी तो मेरे होश उड़ गए। मेरे काम पर जाने के बाद मैं और रिया एक दूसरे के लिए बिल्कुल पागल थे। हमारी मोहब्बत की शुरुआत कॉलेज के खूबसूरत दिनों में हुई थी। रिया जब पहली बार मुझे कॉलेज के कॉरिडोर में मिली थी तो मुझे लगा था कि दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की मेरे सामने खड़ी है। वो जितनी ज्यादा खूबसूरत थी उससे कहीं ज्यादा एक बड़े और अमीर परिवार से थी। उसके पिताजी शहर के बहुत बड़े व्यापारी थे और रिया हमेशा बड़ी गाड़ियों में कॉलेज आती थी। उसके कपड़े, उसके जूते और उसका अंदाज बताता था कि वो बहुत लाड प्यार में पाली गई है, जबकि मेरी कहानी बिल्कुल अलग थी। मैं एक बहुत ही मध्यम वर्ग के साधारण घर का लड़का था। मेरे पिताजी सरकारी नौकरी करते थे और हम लोग बड़ी मुश्किल से महीने का खर्च चलाते थे। कॉलेज की फीस भी मैंने स्कॉलरशिप से ली थी और रोज बसों में धक्के खाकर कॉलेज पहुंचता था। लेकिन मोहब्बत कब अमीर और गरीब की दीवार देखती है। रिया को मेरी सादगी और सच्चाई से मोहब्बत हो गई और मुझे उसकी मासूमियत ने दीवाना बना दिया। हम दोनों रोजाना कॉलेज की कैंटीन में घंटों बैठकर बातें करते थे। रिया जब अपने बड़े बड़े सपनों का जिक्र करती तो मैं उसकी आंखों में खो जाता था। वो कहती थी कि शादी के बाद उसे पेरिस जाना है, उसे दुनिया के सबसे महंगे ब्रांड के कपड़े पहनने हैं और एक ऐसे बड़े घर में रहना है जहां चारों तरफ हरियाली हो। मैं उस समय अपनी जेब की हालत भूल जाता था और मोहब्बत के जोश में उससे कहता था, रिया तुम देखना, मैं तुम्हारे लिए एक दिन इस शहर का सबसे बड़ा महल बनाऊंगा। मैं तुम्हें दुनिया के ऐसे देशों की सैर करवाऊंगा जिनका तुमने सिर्फ नाम सुना है। हर ख्वाहिश को अपने हाथों से पूरा करूंगा और तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। रिया मेरी ये बातें सुनकर इतनी खुश होती थी कि उसका चेहरा गुलाब की तरह खिल उठता था। उसे लगता था कि मेरा ये हौसला और मेरी ये मोहब्बत वाकई एक दिन चमत्कार कर देगी। हम दोनों बिल्कुल हवाओं में उड़ रहे थे और हमें लगता था कि जिंदगी बस ऐसे ही खूबसूरत सपनों की तरह गुजर जाएगी। हमें दुनिया की सच्चाई का अंदाजा ही नहीं था। जब कॉलेज का आखिरी साल खत्म हुआ तो सपनों की दुनिया से निकलकर हकीकत का सामना करने का समय आ गया। रिया ने अपने घर में मेरे बारे में बात की तो उसके पिताजी गुस्से से आग बबूला हो गए। उन्होंने रिया को साफ कह दिया कि एक मध्यम वर्ग का लड़का जो अभी नौकरी भी नहीं करता, वो हमारी बेटी को क्या खुशी देगा। उन्होंने रिया का मोबाइल छीन लिया और उसे घर में बंद कर दिया। दूसरी तरफ जब मैंने अपने माता पिता को रिया के बारे में बताया तो वो भी परेशान हो गए। मेरे पिताजी ने कहा, बेटा, अमीरों की बेटियां मध्यम वर्ग के घरों में एडजस्ट नहीं कर पाती। उनकी आदतें और उनकी ख्वाहिशें बहुत बड़ी होती हैं जो तुम कभी पूरी नहीं कर पाओगे। इसीलिए उस लड़की का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। लेकिन हम दोनों एक दूसरे के बिना जीने का सोच भी नहीं सकते थे। रिया ने किसी तरह अपनी नौकरानी के मोबाइल से मुझे फ़ोन किया और फ़ोन पर बुरी तरह रो रही थी। उसने कहा, अगर तुम मुझे यहाँ से नहीं निकालोगे तो मेरे घर वाले मेरी शादी कहीं और कर देंगे और मैं अपनी जान दे दूंगी। रिया की ये बातें सुनकर मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मैं अपनी मोहब्बत को किसी और का होते हुए नहीं देख सकता था। मैंने अपने एक पक्के दोस्त से बात की और कुछ पैसों का इंतजाम किया। अगले ही दिन रिया अपने घर से दीवार फांद कर बाहर निकल आई। उसके हाथ में सिर्फ एक छोटा सा हैंड बैग था जिसमें उसके कुछ कागज थे। हम दोनों सीधा मंदिर पहुंचे और वहां पंडित जी और उनके कुछ दोस्तों की मौजूदगी में हिंदू रीति रिवाज से शादी कर ली। जब फेरे हो रहे थे और मंगलसूत्र पहनाया जा रहा था तो मुझे लगा कि मैंने दुनिया की सबसे बड़ी जंग जीत ली है। रिया अब ऑफिशियली मेरी पत्नी बन चुकी थी। लेकिन ये खुशी बहुत थोड़ी साबित हुई, क्योंकि जैसे ही हम मंदिर
मंदिर से बाहर निकले तो असली जिंदगी का संघर्ष हमारे सामने खड़ा था। रिया के घर वालों ने उससे सारे रिश्ते तोड़ लिए और मेरे पिताजी ने भी फोन पर कह दिया कि अब तुम हमारे घर वापस नहीं आ सकते, तुमने अपनी मर्जी की है तो अब अपनी जिंदगी खुद संभालो। अब हमारे पास सिर छुपाने की भी जगह नहीं थी। मैं रिया को किसी सस्ते होटल में नहीं रख सकता था क्योंकि वो एक अमीर लड़की थी। मैंने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी निकाली, दोस्तों से उधार लिया और शहर के एक दूर कोने में एक पुराना और बहुत छोटा सा फ्लैट किराए पर ले लिया। वो फ्लैट एक ऐसी इमारत में था जहाँ तेज धूप सीधी कमरों में आती थी और वहाँ का माहौल रिया के पुराने घर से बिल्कुल अलग था। जब मैं रिया को पहली बार उस फ्लैट में लेकर गया तो जैसे ही उसने कदम रखा उसके चेहरे पर गहरी उदासी छा गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे एक ऐसी छोटी सी रसोई और एक छोटे से बेडरूम में रहना पड़ेगा जहां पंखा भी आवाज करता था। लेकिन उसने मेरी मोहब्बत की खातिर अपने आंसू छुपाए और मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, जहां तुम मेरे साथ हो वही मेरा महल है। मुझे उसकी ये बात सुनकर बहुत हौसला मिला, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे अपनी गरीबी का एहसास होने लगा। शादी के कुछ दिनों बाद ही मुझे एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिल गई। मेरी तनख्वाह एक मध्यम वर्ग के लड़के के हिसाब से तो ठीक थी, लेकिन रिया की जरूरतों के सामने वो कुछ भी नहीं थी। रिया को आदत थी कि वो हर हफ्ते नए ब्रांड के कपड़े पहनती थी, महंगे ब्यूटी पार्लर जाती थी और अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाती थी। लेकिन अब मेरी तनख्वाह का बड़ा हिस्सा घर के किराए, बिजली के बिल और राशन में ही खत्म हो जाता था। मैं रोजाना सुबह 9 बजे घर से निकलता और रात को देर से थका हारा वापस आता। रिया सारा दिन इस छोटे से फ्लैट में अकेली होती थी जहाँ ना कोई टीवी था और ना ही कोई सहेली। वो सारा दिन दीवारों को देखती रहती थी। एक दिन रिया ने मुझसे बड़े प्यार से कहा, हमारी शादी को 2 महीने हो गए हैं और हम हनीमून पर भी नहीं गए। चलो हम पेरिस नहीं जा सकते तो कम से कम दुबई ही चलते हैं। रिया की ये बात सुनकर मेरी जुबान बंद हो गई क्योंकि मेरे बैंक अकाउंट में उस समय इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं इस शहर के किसी अच्छे होटल में डिनर करवा सकूं। मैंने नजरें चुराते हुए उससे कहा, अभी कंपनी में काम बहुत ज्यादा है, मुझे छुट्टी नहीं मिल सकती। जैसे ही हालात थोड़े ठीक होंगे हम जरूर जाएंगे। रिया ने मेरी मजबूरी भांप ली और वो चुपचाप दूसरी तरफ मुंह करके लेट गई। उस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मोहब्बत के दावे करना बहुत आसान होता है, लेकिन किसी अमीर लड़की की ख्वाहिशों को पूरा करना कितना मुश्किल होता है। समय गुजरने के साथ साथ रिया की फरमाइशें बढ़ती गई और मेरी तनख्वाह कम पड़ती गई। वो जब भी किसी मॉल में जाने को कहती, मैं कोई ना कोई बहाना बना देता। वो जब भी अपने पसंद के कपड़ों का जिक्र करती, मैं चुप हो जाता। धीरे धीरे रिया के चेहरे की वो चमक खत्म होने लगी जो कॉलेज के दिनों में हुआ करती थी। उसकी आंखें अब सपने देखने की बजाय हर समय मायूसी से भरी रहती थी। मुझे अंदर ही अंदर ये डर सताने लगा, कहीं रिया इस गरीबी से तंग आकर मुझे छोड़ ना जाए। मैं दिन रात मेहनत करने लगा ताकि ज्यादा पैसे कमा सकूं, लेकिन जैसे जैसे मैं काम में व्यस्त होता गया रिया मुझसे दूर होती गई। हमारी मोहब्बत अब इस छोटे से फ्लैट की दीवारों के बीच घुटन का शिकार हो रही थी। रिया का व्यवहार धीरे धीरे बिल्कुल बदलने लगा था। वो रिया जो कभी मेरे घर आने पर दरवाजे पर खड़ी होती थी, अब वो कमरे में बंद रहती थी। शादी के 4 महीने बीत जाने के बाद जब रिया के चेहरे की उदासी मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई तो मैंने फैसला कर लिया कि मैं अपनी पत्नी की खुशियों के लिए कुछ भी करूँगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना लगानी पड़े। मेरी पहली नौकरी की तनख्वाह से सिर्फ घर का किराया और राशन पूरा होता था और रिया की बड़ी बड़ी फरमाइशें तो दूर की बात, मैं उसे महीने में एक बार भी किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना नहीं खिला पा रहा था। एक दिन रिया ने अलमारी खोलकर अपने पुराने घर के ब्रांड के कपड़े देखे और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो उन कपड़ों को छू रही थी जैसे वो अपने गुजरे हुए अमीर दिन याद कर रही हो। ये नज़ारा मेरे दिल पर तीर की तरह लगा। मैं उसी समय घर से निकला
और अपने एक जानकार के जरिए दूसरी नौकरी तलाश करने लगा। भगवान की कृपा से मुझे एक मल्टीनेशनल कंपनी में नाइट शिफ्ट की नौकरी मिल गई। उस नौकरी की तनख्वाह बहुत अच्छी थी, लेकिन शर्त ये थी कि मुझे रोजाना शाम 7 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक ऑफिस में रहना पड़ता था। इसका मतलब ये था कि अब मेरी पहली नौकरी, जो सुबह 9 बजे से 5 बजे तक होती थी, उसके तुरंत बाद मुझे दूसरी नौकरी पर जाना था। यानी मैं दिन के 24 घंटों में से लगभग 20 घंटे घर से बाहर रहने वाला था। जब मैंने रिया को इस नई नौकरी के बारे में बताया तो पहले तो वो परेशान हो गई और कहने लगी, तुम इतनी मेहनत करोगे तो बीमार हो जाओगे और मैं रात को इस सुनसान फ्लैट में अकेली कैसे रहूंगी, मुझे डर लगेगा। मैंने रिया का हाथ थामा और बहुत प्यार से उसे समझाया, रिया मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। शादी से पहले मैंने तुमसे जो वादे किए थे मैं उन्हें पूरा करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें वो जीवन देना चाहता हूँ जिसकी तुम आदी हो। रही बात तुम्हारे अकेलेपन की, तो तुम ऐसा करना, रात को अपनी पुरानी कॉलेज की दोस्तों से फ़ोन पर बातें कर लिया करना, इंटरनेट पर समय बिता लिया करना। इस तरह तुम्हें अकेलेपन का एहसास नहीं होगा और तुम्हारा समय भी अच्छा गुजर जाएगा। रिया मेरी इस मोहब्बत और जज्बे को देखकर चुप हो गई और उसने मेरी बात मान ली। अब मेरी ज़िंदगी का एक बहुत कठिन सफ़र शुरू हो चुका था। मैं सुबह 9 बजे ऑफिस जाता, वहाँ से शाम 5 बजे निकलता और बिना आराम किए सीधा दूसरी नौकरी पर पहुँच जाता, जहाँ मुझे आधी रात और फिर सुबह 5 बजे तक जागकर काम करना पड़ता था। मैं जब सुबह घर वापस आता तो मेरी आंखें लाल हो रही होती और शरीर टूट रहा होता था, लेकिन जैसे ही रिया बिस्तर से उठकर मुझे देखती तो मैं अपनी सारी थकान छुपाकर मुस्कुरा देता था। इस कड़ी मेहनत का फ़ायदा ये हुआ कि 3 महीनों के अंदर ही मेरे पास अच्छे खासे पैसे जमा हो गए। मैंने सबसे पहले रिया की वो छोटी छोटी फरमाइशें पूरी करना शुरू की जो वो अक्सर मुझसे किया करती थी। मैंने उसके लिए उसकी पसंद के 2 बहुत महंगे ब्रांड सूट खरीदे, जिन्हें देखकर उसकी आंखों में वही पुरानी चमक वापस आ गई जो कॉलेज के दिनों में होती थी। फिर मैंने फ्लैट के लिए एक अच्छा सा फ्रिज खरीदा, रसोई का कुछ नया सामान लिया और रिया को पॉकेट मनी के तौर पर अच्छे खासे पैसे देने लगा ताकि वो जब चाहे अपनी मर्जी से कुछ भी मंगवा सके। रिया अब दिन भर घर में अकेली होती थी, लेकिन वो मेरी सलाह के मुताबिक अपनी सहेलियों के साथ फ़ोन पर लगी रहती थी। मैं जब भी रात को ऑफिस से उसे फ़ोन करता तो उसका नंबर अक्सर बिजी आता था, या फिर वो जल्दी से फ़ोन काट कर कहती कि मैं अपनी कॉलेज की सहेली से बात कर रही हूँ। मुझे ये देखकर तसल्ली होती कि चलो मेरी पत्नी मेरे बगैर बोर नहीं हो रही और उसका समय अच्छा गुजर रहा है। रिया अपनी सहेलियों को फ़ोन पर गर्व से बताती थी कि मेरा पति मेरे लिए कितनी मेहनत कर रहा है। वो बताती थी कि देखो उसने मुझे इस ब्रांड का सूट ला कर दिया है, वो अब मेरी हर फरमाइश पूरी करता है। रिया की सहेलियां भी उसकी किस्मत पर रश करती थी कि एक मध्यम वर्ग का लड़का उससे इतनी मोहब्बत करता है कि अपनी नींद और आराम कुर्बान करके उसकी ख्वाहिशें पूरी कर रहा है। रिया दिन भर घर के काम करती थी और फिर अपनी सहेलियों को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के किस्से सुनाती थी कि वो किस तरह सारा दिन गुजारती है और रात को अपने पति का इंतजार करती है। समय गुजरता गया और रिया अब धीरे धीरे मेरे देर से आने की आदी होती चली गई। शुरू में तो वो रात को बार बार फ़ोन करके पूछती थी कि तुम कब आओगे, लेकिन अब वो बार बार फ़ोन नहीं करती थी। उसे मालूम था कि मैं सुबह 5 बजे ही घर लौटूंगा। मुझे लगता था कि सब कुछ बिल्कुल ठीक हो रहा है। मैंने उसकी छोटी छोटी तमाम फरमाइशें पूरी कर दी थी, बस कुछ बड़ी ख्वाहिशें रह गई थी, जैसे पेरिस का हनीमून ट्रिप और एक बड़ी गाड़ी जिसके लिए मैं दिन रात पैसे जोड़ रहा था। मुझे गर्व महसूस होता था कि मैं एक अच्छा पति साबित हो रहा हूँ, लेकिन मुझे क्या पता था कि इंसान जब किसी चीज़ का आदी हो जाता है तो वो उसकी कदर खो देता है। धीरे धीरे रिया के व्यवहार में एक ऐसा बदलाव आने लगा
जो बहुत शांत लेकिन बहुत गहरा था। अब जब मैं सुबह 5 बजे घर वापस आता तो रिया दरवाज़ा खोलने में बहुत समय लगाने लगी थी। वो दरवाज़ा खोलती तो उसके चेहरे पर वो पुरानी खुशी या मुस्कुराहट नहीं होती थी जो पहले हुआ करती थी। वो बस चुपचाप मुझे रास्ता देती और खुद जाकर रसोई में चाय बनाने लगती। मैं जब नाश्ते की मेज पर उसके सामने बैठता और उससे बातें करने की कोशिश करता तो वो छोटा सा जवाब देती हाँ और ना में बात को ख़त्म कर देती थी। हमारे बीच बातों का वो सिलसिला जो कभी ख़त्म नहीं होता था अब बिल्कुल दम तोड़ चुका था। मुझे लगता था कि शायद वो भी सारा दिन अकेली रहकर थक जाती है इसीलिए ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन ये सिर्फ थकान नहीं थी। रिया और मेरे बीच अब खामोशी की एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी हो रही थी। वो मेरे पास बैठती जरूर थी लेकिन उसका ध्यान कहीं और होता था। वो अक्सर खाली में घूमती रहती थी और जब मैं उसका हाथ पकड़ता तो मुझे उसके हाथ में एक अजीब सी ठंडक महसूस होती, जैसे उसके अंदर की मोहब्बत अब धीरे धीरे ख़त्म हो रही हो या फिर वो किसी ऐसी दुनिया में खो चुकी हो जहाँ मेरा कोई वजूद नहीं था। मैंने रिया को हर भौतिक खुशी देने की कोशिश की लेकिन इस चक्कर में मैं उसे अपना समय नहीं दे पा रहा था। रिया के बदलते हुए ठंडे व्यवहार और हमारे बीच खड़ी खामोशी की इस ऊंची दीवार ने मुझे अंदर से बिल्कुल हिलाकर रख दिया था। मैं दिन रात बस यही सोचता रहता था कि आखिर मुझसे कहाँ गलती हुई है। मैंने तो अपनी नींद, अपना सुख और अपना आराम सब कुछ रिया की खुशियों के लिए कुर्बान कर दिया था। मैंने उसकी हर छोटी बड़ी फरमाइशें पूरी करने के लिए दिन रात एक कर दिए थे, लेकिन इन भौतिक चीज़ों और ब्रांड के सूटों ने रिया के चेहरे की वो सच्ची मुस्कुराहट छीन ली थी जो कभी मेरी एक छोटी सी मोहब्बत भरी बात पर उसके चेहरे पर आ जाया करती थी। मुझे अब रातों को ऑफिस में काम करते हुए भी सुकून नहीं मिलता था। मेरे दिमाग में हर समय यही सवाल घूमता रहता था कि वो रिया जो मेरे बगैर एक पल नहीं रह सकती थी वो अब मेरे सामने बैठकर भी इतनी दूर क्यों लगती है। आखिरकार एक दिन मैंने अपने दिल की घबराहट से तंग आकर ये फैसला किया कि अब मुझे रिया को पैसा नहीं बल्कि अपना समय देना होगा। मुझे उसके साथ बैठना होगा, उसके दिल का हाल जानना होगा और हमारी मोहब्बत के बीच आने वाली इस खामोशी को हमेशा के लिए ख़त्म करना होगा। ये सोचकर मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार इस दूसरी मल्टीनेशनल कंपनी की नौकरी से एक रात की छुट्टी मांग ली। मैनेजर पहले तो बहुत हैरान हुआ क्योंकि मैंने पिछले कई महीनों से एक भी छुट्टी नहीं की थी, लेकिन मेरी हालत देखकर उसने मुझे घर जाने की इजाज़त दे दी। उस रात जब मैं 11:30 बजे ही अपनी पहली नौकरी ख़त्म करके दूसरी नौकरी पर जाने की बजाय सीधा घर की तरफ रवाना हुआ तो मेरे दिल में एक अजीब सी खुशी और उत्सुकता थी। मैं सोच रहा था कि जब रिया मुझे आधी रात को अचानक अपने सामने देखेगी तो वो कितनी खुश होगी। उसके चेहरे पर हैरानी और मुस्कुराहट के वो पुराने रंग दोबारा बिखर जाएंगे जिन्हें देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई थी। मैंने रास्ते में रिया की पसंद के गुलाब के फूल खरीदे और बाइक की रफ्तार तेज कर दी। रात के ठीक 12 बजे मैं अपनी उस पुरानी इमारत के सामने पहुंचा जहां हमारा वो छोटा सा फ्लैट था। पूरी इमारत पर रात का गहरा सन्नाटा छाया हुआ था और ज़्यादातर फ्लैट्स की बत्तियां बंद हो चुकी थी। मैं सीढ़ियां चढ़कर अपने फ्लैट के दरवाजे के सामने पहुंचा तो मैंने देखा कि अंदर हॉल की बत्ती जल रही थी। मैंने मुस्कुराते हुए अपने हाथ में पकड़े फूलों को देखा और दरवाजे पर लगी घंटी का बटन दबा दिया। मुझे लगा कि रिया हमेशा की तरह जाग रही होगी और तुरंत दरवाज़ा खोल देगी, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। मैंने 2 मिनट इंतज़ार किया और फिर दोबारा घंटी बजाई मगर अंदर पूरी खामोशी थी। मुझे लगा कि शायद रिया बेडरूम में चली गई है और पंखे की आवाज़ की वजह से उसे घंटी सुनाई नहीं दी। मैंने बाहर दरवाजे पर हाथ से दस्तक दी और थोड़ी ऊंची आवाज़ में पुकारा, रिया दरवाज़ा खोलो, मैं घर आ गया हूँ। लेकिन मेरी इस आवाज़ के जवाब में भी अंदर से कोई हलचल महसूस नहीं हुई।
अब मेरे दिल की धड़कन धीरे धीरे तेज होने लगी थी, क्योंकि रिया उस समय कभी इतनी गहरी नींद नहीं सोती थी। वो तो हमेशा रात को जागकर अपनी सहेलियों से बातें करती थी। मैंने तीसरी बार दरवाजे को बहुत जोर से खटकाया और घंटी का बटन लगातार दबाए रखा। इस बार जब मैंने अपने कान दरवाजे के साथ लगाए तो मुझे अंदर हॉल में किसी के तेजी से भागने की और पैरों की हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई घबराहट में चीज़ों को समेट रहा हो, जहाँ कहीं छुपने की कोशिश कर रहा हो। उस आवाज़ ने मेरे शरीर में एक सिरहन दौड़ा दी। मैंने दोबारा दरवाजे पर मुक्के मारते हुए कहा, रिया तुम अंदर हो तो दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही? भगवान के लिए दरवाज़ा खोलो, मुझे डर लग रहा है। मेरी इस पुकार के पूरे 5 मिनट बाद अंदर से दरवाजे का लॉक खुलने की आवाज़ आई। जैसे ही कुंडी खुली मैंने तुरंत दरवाजे को अंदर की तरफ धकेला और जैसे ही मेरी नज़र सामने खड़ी रिया पर पड़ी, मेरे हाथ से वो गुलाब के फूल ज़मीन पर गिर गए और मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। सामने खड़ी रिया की हालत देखकर मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये मेरी वही सलीकेदार और खूबसूरत पत्नी है। रिया के बाल पूरी तरह बिखरे हुए थे, जैसे किसी ने उन्हें बेदर्दी से खींचा हो। उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो रही थी और उनमें गहरा डर और घबराहट झलक रही थी। उसकी सांस बुरी तरह फूली हुई थी, जैसे वो अभी अभी बहुत बड़ी मुसीबत से भागकर आई हो। लेकिन जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा चौंकाया वो उसका पहनावा था। रिया ने वो कपड़े पहन रखे थे जो बहुत ही अजीब और बिखरे हुए थे। उसके कपड़े जगह जगह से मुड़े हुए थे और उन पर कुछ अजीब से दाग लगे हुए थे जो खून के नहीं बल्कि किसी गहरे रंग के थे। रिया मुझे उस समय अचानक अपने सामने यूं देखकर पत्थर की बन गई, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। उसके होंठ कांप रहे थे और वो एक शब्द भी नहीं बोल पा रही थी। मैंने रिया के कंधे पकड़कर उसे झकझोरा और पूछा, रिया ये तुम्हारी क्या हालत है? तुमने इतनी देर से दरवाज़ा क्यों खोला और तुम्हारे ये बाल ये कपड़े ऐसे क्यों हो रहे हैं? रिया ने घबराकर अपनी नज़रें ज़मीन पर झुका ली और अपना हाथ मेरे कंधों से हटाते हुए बहुत कांपती हुई आवाज़ में कहा, वो कुछ भी नहीं, मैं बिस्तर पर सो रही थी और अचानक तुम्हारी इतनी ज़ोर से दस्तक सुनकर मैं डर गई थी, इसीलिए मुझे संभलने में समय लगा। रिया की ये बात सरासर झूठ थी, क्योंकि वो सोई हुई बिल्कुल नहीं लग रही थी। उसके चेहरे का डर बता रहा था कि वो कुछ बहुत बड़ा छुपा रही है। मैं रिया को वहीं छोड़कर तुरंत हॉल के अंदर दाखिल हुआ तो मुझे हॉल की हवा में एक अजीब सी खुशबू महसूस हुई। ये खुशबू किसी मर्दाना परफ्यूम की थी जो मैं कभी इस्तेमाल नहीं करता था। मेरा दिमाग घूम गया। मैंने गुस्से और शक की हालत में पूरे हॉल का चक्कर लगाया। सोफे के पास पड़े हुए तकिए उल्टे पुल्टे थे और मेज पर पानी का गिलास आधा भरा हुआ था। मुझे ऐसा लगा जैसे अभी कुछ सेकंड पहले इस कमरे में रिया के साथ कोई और आदमी भी मौजूद था, जो मेरी अचानक आमद की वजह से घबरा कर कहीं छुप गया है, जहाँ भाग गया है। मेरा दिल बार बार कह रहा था कि रिया मुझे धोखा दे रही है, मेरे पीछे इस फ्लैट में कोई और आता है। मैं पागलों की तरह बेडरूम की तरफ गया। रिया मेरे पीछे भागती हुई आई और मेरा हाथ पकड़कर रोते हुए कहने लगी, तुम क्या कर रहे हो? तुम इस तरह घर में क्यों घुस रहे हो? लेकिन मैंने उसका हाथ झटक दिया और बेडरूम का दरवाज़ा खोला। वहाँ बिस्तर की चादर बुरी तरह सलवटों से भरी हुई थी। मैंने अलमारी खोलकर देखी। मैंने बेड के नीचे झांक कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर मैं रसोई की तरफ भागा। मैंने रसोई का हर कोना छान मारा, लेकिन वहाँ भी कोई इंसान मौजूद नहीं था। आखिर में मेरी नज़र रसोई के पिछले दरवाजे पर पड़ी, जो गली की तरफ खुलता था। वो दरवाज़ा अंदर से बंद था, लेकिन उसकी कुंडी थोड़ी सी ढीली थी। मुझे पक्का यकीन हो गया कि जैसे ही मैं सामने का दरवाज़ा बजा रहा था, रिया ने उस आदमी को पिछले दरवाजे से बाहर भगा दिया था और इसीलिए उसे दरवाज़ा खोलने में इतनी देर लगी। मेरा सर दर्द से फटने लगा था। रिया रसोई के दरवाजे के पास खड़ी होकर रो रही थी
और कह रही थी कि तुम मुझ पर शक कर रहे हो। मैं यहाँ अकेली डर रही थी और तुम यहाँ आकर तलाशी ले रहे हो। लेकिन रिया की आंखों का वो डर और उसका वो बिखरा हुआ पहनावा मेरे दिमाग में बैठ चुका था। मुझे अब यकीन हो चुका था कि मोहब्बत का जो महल मैंने अपनी रातों की नींदें बेचकर बनाया था, इस महल की बुनियादों में कोई और अपना हक जमा चुका है। मैं रिया की इस हालत को देखकर अंदर से बिल्कुल टूट चुका था, लेकिन उसके चेहरे पर फैला हुआ वो गहरा डर और उसकी कांपती हुई आवाज़ देखकर मेरे अंदर के पति ने एक फैसला किया। मुझे अंदाजा हो गया था कि अगर मैंने इस समय गुस्सा दिखाया या रिया पर सख्ती की तो बात हमेशा के लिए बिगड़ जाएगी और रिया शायद कभी मुझे सच नहीं बताएगी। मैंने एक गहरी सांस ली, अपने दिल में उठते हुए शक के तूफान को जबरदस्ती दबाया और अपने चेहरे के भाव को एकदम बदल दिया। मैंने रिया के कांपते हुए हाथों को थामा और उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया। मैंने उसके सिर पर अपना हाथ रखा और बहुत ही नरम और मोहब्बत भरे लहजे में कहा, रिया मेरी जान, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? भगवान के लिए रोना बंद करो। मैं तुम पर कोई शक नहीं कर रहा था। तुम तो मेरी मोहब्बत हो, मेरी पत्नी हो, मैं भला तुम पर क्यों शक करूँगा? असल में जब मैंने बाहर से इतनी देर तक दस्तक दी और तुमने दरवाज़ा नहीं खोला तो मेरे दिमाग में बुरे बुरे ख्याल आने लगे थे। मुझे लगा कि शायद रात के इस समय हमारे फ्लैट में कोई चोर या डाकू घुस आया है और उसने तुम्हें अंदर बंधक बना रखा है। उसी डर और घबराहट की वजह से मैं पागलों की तरह पूरे घर में चक्कर लगा रहा था और रसोई का दरवाज़ा भी मैंने इसीलिए देखा कि कहीं कोई चोर वहाँ से भाग ना गया हो। तुम तो बिना वजह रो रही हो, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। रिया ने जब मेरी ये बातें सुनी तो उसके शरीर की कंपकपी धीरे धीरे कम होने लगी। उसने अपने आंसू पोंछे और अपनी लाल आंखें उठाकर मेरी तरफ देखा, जैसे वो ये यकीन करने की कोशिश कर रही हो कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ वो सच है या नहीं। मैंने उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में लिया और मुस्कुराकर कहा, चलो अब ये रोना धोना बंद करो और देखो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे पसंदीदा गुलाब के फूल लाया था जो ज़मीन पर गिर गए। मैं उन्हें उठाता हूँ और तुम जाकर जल्दी से मेरे लिए एक कप चाय बनाकर लाओ, क्योंकि मैं रास्ते भर यही सोच रहा था कि तुम्हारे हाथ की गर्मा गर्म चाय पीऊँगा। रिया ने एक गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर फैला हुआ वो गहरा डर अब धीरे धीरे कम हो रहा था और वो बिल्कुल शांत होती जा रही थी। उसे अब पूरा यकीन हो चुका था कि मैंने उसकी बिखरी हुई हालत और उसके अजीब कपड़ों पर कोई बुरा शक नहीं किया, बल्कि मैं तो सिर्फ चोर डाकू के डर से परेशान था। वो मुस्कुराई और कहने लगी, हाँ मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म चाय बनाकर लाती हूँ, आप हॉल में बैठिए। रिया रसोई की तरफ चली गई और मैं हॉल के सोफे पर बैठ गया, लेकिन मेरे अंदर एक ऐसी आग लगी हुई थी जो मुझे अंदर ही अंदर जलाकर राख कर रही थी। मुझे रिया को शांत करना था ताकि वो चौंके नहीं और अपना वो काम जारी रखे जो पिछले कई महीनों से मेरी पीठ पीछे कर रही थी। अगले कुछ दिन मैंने बिल्कुल एक अभिनेता की तरह गुजारे। मैं रिया के सामने ऐसे दिखाता था जैसे दुनिया का सबसे खुशनसीब और बेफिक्र पति हूँ। मैं रोज़ शाम को नौकरी पर जाता और रिया को बहुत प्यार से अलविदा कहता, लेकिन मेरे दिमाग में अब सिर्फ एक ही धुन सवार थी कि मुझे इस फ्लैट में गुप्त कैमरे लगाने हैं ताकि मेरी गैर मौजूदगी में मेरे फ्लैट में जो कुछ भी होता है वो पूरा सच मेरे सामने आ सके। एक सुबह मैंने रिया से कहा, रिया तुम पिछले कई दिनों से घर में अकेली रहकर बहुत उदास लग रही हो, क्यों ना तुम 2-3 दिन के लिए अपनी सहेली के घर चली जाओ, वहाँ तुम्हारा मन भी बहल जाएगा और तुम थोड़ा आराम भी कर लोगी। रिया की एक सहेली बिल्कुल अकेली रहती थी। उसके माता पिता विदेश में थे और वो यहाँ अकेली ही पढ़ाई करने के लिए रुकी हुई थी। शादी से पहले भी रिया अपनी उस सहेली के घर रहना चाहती थी, इसीलिए मैंने उसे वहीं जाने का सुझाव दे दिया। रिया ने पहले तो मना किया, लेकिन जब मैंने बहुत प्यार से उसे मजबूर किया तो वो मान गई। अगले दिन मैं रिया को उसकी सहेली के घर छोड़ आया
और उसके जाते ही मैं सीधा इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट गया। वहाँ मैंने 4 बहुत आधुनिक और छोटे गुप्त कैमरे खरीदे जिन्हें स्पाई कैमरे कहा जाता है। मैं फ्लैट पर वापस आया और मैंने एक कैमरा हॉल की घड़ी में फिट किया, दूसरा बेडरूम के टीवी के नीचे लगाया, तीसरा रसोई के एक डिब्बे में छुपाया और चौथा कैमरा मैंने मेन गेट के बिल्कुल ऊपर इस तरह सेट किया कि कोई इंसान सपने में भी नहीं सोच सकता था। इन तमाम कैमरों का कनेक्शन मैंने अपने मोबाइल की एक गुप्त ऐप से कर दिया था ताकि मैं लाइव रिकॉर्डिंग देख सकूं। अगले दिन रिया वापस आ गई और मैं रोज की तरह शाम को तैयार होकर नौकरी पर निकल गया। रात 12 बजे तक मैंने खुद पर बहुत काबू रखा और अपने मोबाइल को हाथ तक नहीं लगाया क्योंकि मैं चाहता था कि अपने ऑफिस का काम शांति से खत्म कर लूं। रिया की गैर मौजूदगी का या उसकी मौजूदगी का जो भी सच है वो मेरे सामने एक ही बार आ जाए। मैंने अपने दिल की धड़कनों को काबू में रखा और जैसे ही मुझे थोड़ा सा समय मिला मैंने अपने मोबाइल की वो गुप्त ऐप खोल ली जिसका कनेक्शन मैंने घर के चारों स्पाई कैमरों से कर रखा था। मैंने सबसे पहले हॉल वाले कैमरे का लाइव व्यू ऑन किया। वहाँ पूरी तरह अंधेरा था और हर चीज़ अपनी जगह पर बिल्कुल शांत पड़ी हुई थी। फिर मैंने बेडरूम का कैमरा चलाया तो वहाँ बेडरूम की नाइट लाइट जल रही थी जिसकी हल्की नीली रोशनी पूरे कमरे में फैली हुई थी। रिया बिस्तर पर चुपचाप लेटी हुई थी। उसने चादर ओढ़ रखी थी और वो बिल्कुल सुकून से सोई हुई लग रही थी। मैंने उस लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग को अपने सामने मोबाइल पर ऑन करके रख दिया और साथ साथ मैं अपना काम भी कर रहा था। मैं बार बार अपनी फाइलें देखता और फिर मेरी नज़र मोबाइल की स्क्रीन पर जम जाती, लेकिन कैमरे में कुछ भी ऐसा नहीं आ रहा था जिस पर मुझे जरा भी शक हो। रिया चुपचाप बिस्तर पर लेटी हुई थी। ना वो किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी, ना कोई हरकत कर रही थी और ना ही उसके पास कोई मोबाइल या टैबलेट था। वो तो बस एक मासूम बच्ची की तरह आंखें बंद किए सो रही थी। मैं पूरी रात इसी तरह काम के साथ साथ वो लाइव रिकॉर्डिंग देखता रहा। सुबह के 4 बज गए, फिर 5 बज गए, लेकिन पूरे फ्लैट में कोई एक पत्ता भी नहीं हिला। रिया ने कुछ भी ऐसा वैसा नहीं किया था और वो पूरी रात बिस्तर से उठी तक नहीं थी। जब मेरी शिफ्ट खत्म हुई और मैं बाइक पर बैठकर घर की तरफ रवाना हुआ तो मेरे दिल में एक अजीब सी खुशी और साथ ही बहुत गहरी शर्मिंदगी होने लगी। मुझे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था कि मैं कितना गुनहगार इंसान हूँ जो अपनी इतनी मासूम और वफादार पत्नी पर इतना बड़ा शक कर रहा हूँ। मैंने सोचा कि रिया ने मेरी खातिर अपना अमीर घराना छोड़ा, अपने माता पिता को छोड़ा, इस छोटे से फ्लैट में अकेला रहना स्वीकार किया और मैं उसकी इस कुर्बानी का बदला उस पर शक करके दे रहा हूँ। उस रात जो उसकी हालत बिखरी हुई थी वो यकीन वैसा ही था जैसा रिया ने कहा था कि वो अचानक जोरदार दस्तक की वजह से बुरी तरह डर गई थी और घबराहट में उसकी सांस फूल गई थी और मैं पागलों की तरह पूरे घर में चोर और मर्दाना परफ्यूम की खुशबू ढूंढ रहा था जो सिर्फ मेरे दिमाग का वहम था। घर पहुंचकर मैंने रिया को बहुत मोहब्बत से देखा। वो अभी अभी बिस्तर से उठी थी और उसके चेहरे पर वही मासूमियत थी। मैंने उसके लिए खुद चाय बनाई और हमने हंस खेल कर नाश्ता किया और ऐसे ही 2 दिन गुजर गए। उन 2 दिनों में रिया ने कोई ऐसी हरकत नहीं की जिससे मुझे तकलीफ होती। वो दिन भर घर का काम करती और रात को मेरे जाने के बाद चुपचाप सो जाती। मुझे लगा कि अब मेरी ज़िंदगी का तूफान टल चुका है और हमारा रिश्ता बिल्कुल सुरक्षित है, लेकिन ज़िंदगी हमेशा वो नहीं दिखाती जो हम देखना चाहते हैं। तीसरी रात जब मैं नौकरी पर गया और मैंने नियम के मुताबिक रात के 2 बजे अपना मोबाइल ऑन किया तो स्क्रीन पर जो नज़ारा उभरा उसने मेरे शरीर का सारा खून जमा दिया। हॉल का कैमरा ऑन था और रिया हॉल के बीचों बीच फर्श पर बैठी हुई थी। उसने वही पुराने ब्रांडेड सूट पहन रखे थे और अपने कानों में हैंड फ्री लगाए सामने रखे एक टैबलेट की काली स्क्रीन को देख रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खौफनाक मुस्कुराहट थी। वो टैबलेट की इस काली स्क्रीन के सामने अपने हाथ जोड़कर बैठी थी और अंग्रेजी में कह रही थी कि मैं आ चुकी हूँ, आप लोग जो कहेंगे
मैं अब वो काम पूरा करूंगी। मैंने जब स्क्रीन को जूम किया तो रिया के टैबलेट पर डार्क वेब का लाइव चैट रूम खुला हुआ था, जहां दुनिया भर से बीमार मानसिकता के लोग कमेंट कर रहे थे और डॉलर्स की बारिश कर रहे थे। रिया उनके कहने पर एक कठपुतली की तरह अपने ही अस्तित्व को तकलीफ पहुंचाने के लिए तैयार हो रही थी, क्योंकि नीचे कमेंट में लिखा था कि अगर तुम अपने बाल खुद अपने हाथों से काटोगी तो तुम्हें $5000 मिलेंगे। रिया ने रोते हुए कैंची उठा ली और अपने खूबसूरत बाल काटने लगी। ये नज़ारा देखकर मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मेरा पूरा अस्तित्व जैसे हिलकर रह गया था। मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर रिया की ये अजीबोगरीब और खौफनाक हरकत देखकर बिल्कुल दंग रह गया था। मेरा दिमाग ये मानने को तैयार ही नहीं था कि ये वही रिया है जिससे मैंने मोहब्बत की थी और जो इस छोटे से फ्लैट में मेरे साथ रह रही थी। मेरे दिमाग में हजारों सवाल एक साथ घूमने लगे कि आखिर रिया रोज रात को मेरे पीछे ये सब क्यों करती है और उसके सिर पर ये कौन सी धुन सवार है जिसकी वजह से वो अपने ही खूबसूरत बालों को इस बेदर्दी से कैंची से काट रही है। मैं गुस्से और सदमे की एक ऐसी हालत में आ चुका था जहां मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अभी इसी वक्त घर भाग कर जाऊं या सुबह तक का इंतजार करूं। लेकिन मैंने बहुत मुश्किल से अपने जज्बात पर काबू पाया, क्योंकि मैं जानता था कि अगर मैंने इस समय जल्दबाजी में कोई कदम उठाया तो रिया हमेशा के लिए अलर्ट हो जाएगी और मैं कभी भी इस पूरे खेल की तह तक नहीं पहुंच पाऊंगा। मैंने एक गहरी सांस ली, अपने कांपते हुए हाथों से मोबाइल की स्क्रीन को बंद किया और बाहर से अपने ऑफिस के काम में व्यस्त हो गया। और जब सुबह के ठीक 5 बजे मेरी शिफ्ट खत्म हुई तो मैंने बाइक स्टार्ट की और तेज रफ्तार से घर की तरफ रवाना हुआ। रास्ते भर मेरे दिमाग में वही कैंची और कटते हुए बालों का नज़ारा घूम रहा था, लेकिन मैंने अपने दिल को पक्का कर लिया था कि मैं रिया पर यह जाहिर नहीं होने दूंगा कि मैंने रात को कैमरे में कुछ देखा है। मैं बिल्कुल नॉर्मल बनकर फ्लैट के दरवाजे पर पहुंचा और हमेशा की तरह घंटी बजाई। इस बार रिया ने दरवाज़ा खोलने में थोड़ी देर लगाई और जब दरवाज़ा खुला तो रिया ने अपने सिर पर एक बड़ा सा दुपट्टा ओढ़ रखा था और वो अपने बालों को छुपाने की पूरी कोशिश कर रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट साफ नज़र आ रही थी। मैंने अपने चेहरे पर एक आम सी मुस्कुराहट सजाई और हॉल के अंदर दाखिल होकर सोफे पर बैठ गया। रिया मेरे पीछे हॉल में आई और बहुत कांपती हुई आवाज़ में कहने लगी, आप आ गए, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। मैंने उसकी तरफ देखा और बहुत प्यार से पूछा, रिया मेरी जान, तुमने सुबह सुबह ही सिर पर इतना बड़ा दुपट्टा क्यों ओढ़ रखा है? क्या तुम्हें सर्दी लग रही है? रिया ने अपने दुपट्टे को और आगे खींचते हुए नजरें चुराई और कहने लगी, हाँ बस सुबह के समय थोड़ी ठंडी हवा चल रही होती है तो मुझे सर्दी महसूस हुई, इसीलिए मैंने ये ओढ़ लिया। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने पास सोफे पर बिठा लिया। मैंने देखा कि रिया का पूरा शरीर कांप रहा था। मैंने उसके सिर से बहुत नरमी से दुपट्टा पीछे हटाया तो सामने का नज़ारा देखकर कोई भी इंसान चौंक जाता। रिया के वो लंबे और खूबसूरत बाल जो उसके घुटनों से नीचे तक आते थे अब वो पूरी तरह कटे हुए थे। एक तरफ से बाल बहुत छोटे थे और दूसरी तरफ से ऊंचे नीचे हो रहे थे, जैसे किसी ने बिना देखे कैंची चला दी हो। मैंने बहुत ज़्यादा हैरानी का नाटक करते हुए पूछा, रिया ये तुम्हारे बालों को क्या हुआ है? तुमने अपने इतने खूबसूरत बाल क्यों काट दिए या ये किस तरह कट गए? रिया ने तुरंत अपने दोनों हाथ अपने सिर पर रख लिए और झूठ बनाते हुए बहुत घबराई हुई आवाज़ में कहने लगी, अरे कुछ नहीं, वो असल में रात को मैं रसोई में कुछ काम कर रही थी और दराज से कुछ सामान निकालते हुए वहाँ एक तेजधार वाली कैंची रखी हुई थी। वो कैंची अचानक मेरे बालों में इतनी बुरी तरह उलझ गई कि बिल्कुल निकल ही नहीं रही थी। मैं रात के उस समय बहुत डर गई थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। इसीलिए जल्दी में कैंची लग गई और मुझे वो बाल मजबूरी में काटने पड़े और ये थोड़े ख़राब कट गए हैं। मैं आज ही ब्यूटी पार्लर जाकर इन्हें ठीक करवा लूँगी। आप बिना वजह परेशान हो रहे हैं।
रिया का ये झूठ सुनकर मुझे उसकी हालत पर और उसकी सफाई पर हैरानी हो रही थी, लेकिन मैंने अपने चेहरे के भाव को बिल्कुल नहीं बदला और मैंने उस पर ये बिल्कुल जाहिर नहीं होने दिया कि मैं रात को उसकी पूरी सच्चाई अपनी आंखों से देख चुका हूँ। मैंने उसके गाल को छुआ और मुस्कुराकर कहा, अच्छा चलो कोई बात नहीं, कैंची लग गई तो इंसान को एहतियात करनी चाहिए। तुम बिना वजह इतनी परेशान हो रही हो, बाल ही तो हैं, दोबारा बड़े हो जाएंगे। तुम जाओ, अब मेरे लिए गर्मा गर्म चाय बना लाओ। रिया ने जब देखा कि मैंने उसकी इस इतनी बड़ी बात पर और उसके इस बेतुके झूठ पर यकीन कर लिया है तो उसके चेहरे पर एक बहुत गहरा सुकून उभर आया। उसे लगा कि उसका पति कितना मासूम और भोला है जो उसकी हर बात को सच मान लेता है। वो खुशी खुशी रसोई की तरफ चली गई और मैं सोफे पर बैठकर खाली में घूरने लगा। रिया ये नहीं जानती थी कि उसका पति अब उसके हर झूठ और उसके हर कदम पर नजर रखने के लिए तैयार हो चुका है। मैंने अगले 2 दिन और रिया की हरकत पर इन गुप्त कैमरों के जरिए नजर रखी। मैं देखना चाहता था क्या रिया ने वो हरकत सिर्फ एक बार की थी जहाँ ये उसका रोज का नियम बन चुका है। लेकिन उन 2 दिनों में जो कुछ मैंने देखा उसने मेरे दिल के बचे खुचे अरमान भी मिट्टी में मिला दिए। रिया रोज रात को मेरे जाने के बाद वही डार्क वेब की साइट खोलती थी, अपने महंगे कपड़े और गहने पहनकर उस काली स्क्रीन के सामने बैठ जाती थी और चैट रूम में मौजूद लोगों के इशारों पर अलग अलग तरह के अजीबोगरीब और खतरनाक काम पूरे करती थी। वो ये सब कुछ पूरी लगन और अपनी मर्जी से कर रही थी। उसके चेहरे पर अब कोई डर नहीं था, बल्कि वो उन अजीब कामों को करते हुए मुस्कुरा रही थी और उसे डॉलर्स मिलने पर खुशी हो रही थी। अब मुझे पूरा यकीन हो चुका था कि रिया किसी के दबाव में नहीं है, बल्कि वो ये सब कुछ जानबूझकर अपनी ऐशो आराम के लिए कर रही है। तीसरी सुबह जब मैं नौकरी से घर वापस आया तो मेरे अंदर अब वो पुराना प्यार करने वाला पति मर चुका था। मेरे चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता और गुस्सा था। रिया हमेशा की तरह सिर पर दुपट्टा ओढ़े रसोई से बाहर आई और कहने लगी, आप आ गए, मैं चाय लाती हूँ। मैंने उसे रोका और बहुत सख्त आवाज में कहा, रिया चाय छोड़ो और हॉल में आकर बैठो, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मेरी आवाज की सख्ती देखकर रिया का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। वो चुपचाप सोफे पर आकर बैठ गई। मैंने अपने बैग से अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और उसमें वो तमाम लाइव वीडियो और रिकॉर्डिंग ऑन कर दी जो मैंने पिछले 3-4 दिनों से कैमरों के जरिए रिकॉर्ड की थी। मैंने वो मोबाइल रिया के सामने मेज पर रख दिया और कहा, रिया अब और झूठ मत बोलना, ये देखो तुम्हारा पूरा सच मेरे हाथ में है। रिया ने जैसे ही मोबाइल की स्क्रीन पर खुद को कैंची चलाते हुए और अपने बाल काटते हुए देखा तो उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। वो एक पल के लिए बिल्कुल सुन्न हो गई, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे से वो मासूमियत का नकाब बिल्कुल उतर गया जो उसने पिछले कई महीनों से पहन रखा था। उसकी आंखों में अब कोई शर्मिंदगी या डर नहीं था, बल्कि उसका लहजा एकदम बदतमीज और बागी हो गया। वो सोफे पर पीछे होकर बैठी और कहने लगी, हाँ तो देख लिया तुमने सब कुछ। हाँ मैं करती हूँ ये सब कुछ, रोज रात को करती हूँ। और सच तो ये है कि तुमने शादी से पहले मुझसे कितने बड़े बड़े और झूठे वादे किए थे। तुमने कहा था कि तुम मेरे लिए महल बनाओगे, मुझे पेरिस और दुबई घुमाने ले जाओगे, लेकिन शादी के बाद तुमने मुझे दिया क्या है? इस छोटे से फ्लैट की 4 दीवारें जहाँ मैं सारा दिन एक कैदी की तरह अकेली सड़ती रहती हूँ। तुम दिन रात नौकरी करते हो, लेकिन तुम्हारी इस तनख्वाह से मेरी एक भी बड़ी ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती थी। मैं एक अमीर घराने की लड़की हूँ और मैं इस मध्यम वर्ग की ज़िंदगी गुजारने के लिए पैदा नहीं हुई थी, इसीलिए मैंने ये रास्ता चुना। मैं रिया की ये बातें सुनकर बिल्कुल दंग रह गया। मैंने कहा, रिया तुम्हें अगर पैसे चाहिए थे तो तुम मुझसे कहती, मैं और मेहनत करता, लेकिन तुमने इंटरनेट की इस गंदी और अंधेरी दुनिया का सहारा क्यों लिया? रिया ने एक जोरदार ठहाका लगाया और कहने लगी, अरे तुम मध्यम वर्ग के लोग कभी नहीं समझ सकते।
मेरी एक बहुत अमीर सहेली है जिसके माता पिता विदेश में रहते हैं। वो भी रोज रात को ये सब कुछ करती है। उसने ही मुझे इस डार्क वेब के बारे में बताया था। शुरू में तो मैंने भी यही सोचा था कि चलो इससे बहुत सारा पैसा मिलेगा और मैं अपनी ऐश पूरी करूंगी, लेकिन अब मुझे ये सब करने में बहुत मज़ा आता है। मुझे ये अंधेरी दुनिया पसंद आने लगी है। जब दुनिया भर के अमीर लोग मुझे लाइव देखते हैं और कमेंट करते हैं तो मुझे अपनी अहमियत का एहसास होता है। मुझे अब इस काम से मोहब्बत हो चुकी है और मैं इसके बिना नहीं रह सकती। मैंने गुस्से से रिया का हाथ पकड़ा और उसे झकझोरते हुए कहा, रिया तुम पागल हो चुकी हो। ये गंदगी है, ये दलदल है। भगवान के लिए ये सब कुछ छोड़ दो। मैं तुम्हें माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। हम सब कुछ नए सिरे से शुरू करेंगे। लेकिन रिया ने झटके से अपना हाथ मेरे हाथ से छुड़ाया और खड़ी होकर कहने लगी, अब बहुत देर हो चुकी है। मैं ये सब कुछ अब चाहकर भी नहीं छोड़ सकती, क्योंकि वो लोग अब मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। मेरा सारा निजी डेटा, मेरा पासपोर्ट, मेरी सारी वीडियो उनके पास सुरक्षित है। अगर मैंने ये शो बंद किया तो वो मेरा सब कुछ इंटरनेट पर वायरल कर देंगे। और वैसे भी मैं क्यों छोड़ूं? मैं इस ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। मुझे यहाँ बैठकर रोज़ लाखों रुपए मिलते हैं जिनसे मैं वो सब कुछ खरीद सकती हूँ जो तुम्हारी 7 पीढ़ियाँ मिलकर भी मुझे नहीं दे सकती। रिया की ये बातें मेरे दिल पर किसी खंजर की तरह लगी। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि रिया अब वो लड़की नहीं रही जिससे मैंने कॉलेज में मोहब्बत की थी। वो अब लालच, ऐश और डार्क वेब के इस नशे में इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसे मेरी मोहब्बत और मेरी इज्जत की कोई परवाह नहीं थी। मैंने उसकी तरफ देखा, मेरी आंखों में आंसू थे, लेकिन मेरा फैसला बिल्कुल पक्का हो चुका था। मैंने अपने बैग से शादी का कागज निकाला और उसके सामने मेज पर पटक दिया। मैंने एक गहरी सांस ली और रिया की तरफ देखकर बहुत ठंडे और अंतिम लहजे में कहा, रिया मैंने तुम्हारी खुशियों के लिए अपनी नींद, अपना सुख, अपनी जवानी सब कुछ कुर्बान कर दिया था, लेकिन तुमने पैसे और ऐश की खातिर मेरी मोहब्बत और मेरी इज्जत का जनाजा निकाल दिया। जो लड़की अपनी ऐश के लिए अपने ही अस्तित्व को बेच सकती है वो मेरी पत्नी कहलाने के लायक नहीं है। तुम इस पैसे और इस गंदी दुनिया के साथ खुश रहो। मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ रहा हूँ। मैंने अपना बैग उठाया, रिया को उस हॉल में उसके डॉलर्स और टैबलेट के साथ अकेला छोड़ा और उस फ्लैट का दरवाज़ा बंद करके हमेशा के लिए बाहर निकल आया। मैंने रिया को तलाक दे दिया और वो फ्लैट भी उसके नाम पर छोड़ दिया। हमारी मोहब्बत का वो महल जो मैंने अपनी रातों का खून बेचकर बनाया था, वो रिया के लालच और डार्क वेब की इस गंदगी की भेंट चढ़कर हमेशा के लिए राख का ढेर बन चुका था और मैं उस सुनसान रात के अंधेरे में बिल्कुल अकेला रह गया था। मुझे वापस अब अपने घर की तरफ कदम उठाने थे और अपने माता पिता से माफ़ी मांगनी थी। उस रात के बाद मैंने फ्लैट का दरवाज़ा बंद किया और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मेरे हाथ में बस एक बैग था और दिल में हजारों टूटे हुए टुकड़े। मैं सीधा अपने माता पिता के घर गया। दरवाजे पर खड़े होकर बहुत देर तक हिम्मत नहीं हुई अंदर जाने की। आखिर मैंने घंटी बजाई। माँ ने दरवाज़ा खोला और मुझे देखते ही रो पड़ी। बेटा तू आ गया, हमने सोचा था तू हमें कभी माफ़ नहीं करेगा। मैं उनके पैरों में गिर गया। माँ, बाबूजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने मोहब्बत के नाम पर अपना घर, अपना परिवार सब खो दिया। मुझे माफ़ कर दो। पिताजी ने मेरा सिर अपने हाथों में लिया और बोले, बेटा गलती इंसान से ही होती है, पर जो इज्जत और संस्कार हमने तुझे दिए थे उन्हें मत भूलना। अब यही रह। उस दिन के बाद मैंने अपनी ज़िंदगी फिर से शुरू की। मैंने दोनों नौकरियां छोड़ दी और एक छोटी सी सरकारी नौकरी के लिए मेहनत की। सुबह 9 से 5 बजे तक काम और रात को घर। अब मेरे पास पैसे कम थे लेकिन नींद, सुकून और इज्जत तीनों थे। उधर रिया का क्या हुआ मुझे नहीं पता था। मैंने जानबूझकर उसका नंबर ब्लॉक कर दिया था और उसके बारे में कभी नहीं पूछा। लेकिन 6 महीने बाद एक दिन मेरे एक दोस्त ने बताया, भाई तू सुनेगा तो यकीन नहीं करेगा, रिया का वो डार्क वेब वाला वीडियो लीक हो गया है। पुलिस ने उसके खिलाफ केस दर्ज किया है। वो लोग भी उसे ब्लैकमेल कर रहे थे। अब वो अकेली है, ना घर वाले साथ हैं, ना वो अमीर दोस्त। ये सुनकर मुझे दुख नहीं हुआ ना खुशी।
बस एक लंबी सांस ली। मैंने भगवान का धन्यवाद किया, उसने मुझे समय पर उस दलदल से निकाल दिया। समय बीतता गया। 2 साल बाद मेरे माता पिता ने मेरी शादी एक बहुत अच्छे संस्कारी घर की लड़की स्नेहा से करवा दी। स्नेहा मध्यम वर्ग से थी, उसे ब्रांडेड कपड़े नहीं चाहिए थे, उसे बड़े महल नहीं चाहिए थे, उसे बस एक सच्चा साथी चाहिए था। हमारे घर में टीवी पुराना था, फ्रिज छोटा था, पर हर कोने में हंसी थी। शाम को हम दोनों साथ बैठकर चाय पीते, बातें करते। मैं ऑफिस से आकर उसे बताता कि आज क्या हुआ, और वो मुझे, वो रिया जैसी खूबसूरत नहीं थी, पर उसकी आंखों में मेरे लिए इज्जत थी, और यही मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत थी। एक दिन स्नेहा ने कहा, आपको कभी पुरानी बातों का दुख नहीं होता? मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, होता था पर अब नहीं, क्योंकि भगवान ने मुझे सिखा दिया कि रोटी और चैन कमाने से नहीं मिलते, रिश्ते निभाने से मिलते हैं। जिसने पैसे के लिए मुझे छोड़ा आज वो अकेली है, और जिसने बिना पैसे के मुझे अपनाया आज वो मेरी ज़िंदगी है। आज मैं एक छोटे से किराए के घर में रहता हूँ। मेरी तनख्वाह ज़्यादा नहीं है, पर महीने के आखिरी दिन भी हम भूखे नहीं सोते। माँ बाबूजी हमारे साथ रहते हैं। रविवार को हम सब मंदिर जाते हैं, और मैं हर बार भगवान से बस एक ही प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु मुझे महल मत देना, मुझे ऐसी पत्नी देना जो तूफान में भी मेरा हाथ ना छोड़े, और मुझे ऐसी ज़िंदगी देना जिसमें इज्जत की रोटी हो। लेकिन मैंने देख लिया है, पैसे से खरीदी हुई मोहब्बत एक दिन महंगी पड़ जाती है, और सच्चाई से निभाया हुआ रिश्ता छोटी सी झोंपड़ी में भी महल लगता है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।